हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम लोग बात करेंगे जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी। और उससे पहले हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या जानकारी मेरे बारे में। सुरेश टोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर टॉप एजुकेटर्स की लाइव क्लासेस मिलेगी, वीकली क्विज, मेगा क्विज होंगी, कोर्स कंप्लीशन होगा। और टोलिया 10 कोड यूज़ करने पर आपको पूरा प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन है, आपको सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। 1 ईयर के लिए आप 7000 में एडमिशन एनरोल कर सकते हैं, 2 ईयर के लिए 8400 पे। लेकिन यदि आप ठोलिया 10 कोड यूज़ करेंगे तो फर्दर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और 1 ईयर में आप 6300 और 2 ईयर के लिए आप 7560 के अंदर एनरोल कर पाएंगे। अर्धशुष्क प्रदेश कौन सा है? तो देखो मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा है। तो देखो अर्धशुष्क प्रदेश है, इसको हम वर्षा के वितरण के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। जो 25 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच का वर्षा वाला क्षेत्र है अरावली के पश्चिम में, उस क्षेत्र को हम लोग अर्धशुष्क मरुस्थल कहते हैं। इसे फर्दर 4 भागों में बांटा गया है। गग्गर बेसिन हो गया, शेखावाटी अंत्य प्रवाह क्षेत्र हो गया, नागौर की उच्च भूमि हो गई और लूनी बेसिन हो गया। कौन कौन से रीजन है सर ये? तो देखो ये वाला रीजन आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर ये अरावली रीजन है, ये अरावली रीजन है। और ये हमने देखा पहले शुष्क प्रदेश है या शुष्क मरुस्थल है। ये तो शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और यदि देखोगे आप इस मरुस्थल की आखिरी लाइन, तो इस मरुस्थल में मैक्सिमम 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये। तो 25 से 40 के बीच वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इसे 4 भागों में बांटते हैं। एक ये हमारे पास रीजन हो गया जिसे हम गग्गर बेसिन बोलते हैं, गग्गर बेसिन हो गया। एक इसके बाद हमारे पास ये रीजन हो गया जिसे हम शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं, शेखावाटी प्रदेश बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास ये रीजन हो गया जिसको हम लोग नागौर उच्च भूमि बोलते हैं। इसके बाद बाकी जो रीजन है हमारे पास में लूनी बेसिन हो गया। तो ये नागौर वाला रीजन हो गया, नागौर उच्च भूमि, और ये हमारे पास लूनी बेसिन हो गया। 4 भागों में इस तरीके से हमने बांट दिया। गग्गर बेसिन जो है इसका निर्माण गग्गर नदी के द्वारा हुआ है। गग्गर नदी का उद्गम जो है वो शिवालिक पर्वत से होता है। शिवालिक पर्वत से इसका उद्गम होता है, शिवालिक पर्वत से। और शिवालिक पर्वत में भी कालका पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, कालका पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। कालका पहाड़ी से ये जो है नदी इस साइड में हनुमानगढ़ तक आती है और टीबी तहसील के अंदर आकर के विलुप्त हो जाती है, क्योंकि अपने रास्ते में ये खत्म हो जाती है, इसलिए इसे मृत नदी के नाम से जानते हैं। ये नदी अपना बहुत बार मार्ग परिवर्तित करती है, इसलिए इसे नट नदी के नाम से भी जानते हैं। इस नदी का अपवाद क्षेत्र जो है वो नाली के नाम से भी जाना जाता है। नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। इस तरीके से काफ़ी चीज़ें, जब बारिश ज़्यादा होती है तब ये पाकिस्तान में भी जाती है, फोर्ट अब्बास तक जाती है। इस रीजन में सबसे बड़ी जो समस्या है वो सेम की समस्या, यानी पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है, उस तरह की इश्यू यहाँ पर आता है। तो ये गग्गर बेसिन, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर वाला रीजन होगा। इसके नीचे आओगे तो शेखावाटी प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर चूरू, सीकर और झुंझुनू 3 जिले इसके अंदर आते हैं, चूरू, सीकर और झुंझुनू। ये जो रीजन है इसमें अंत्य प्रवाह का रीजन है, यानी यहाँ पर नदी जो है, कांतली नदी है, वो किसी समुद्र तक नहीं पहुँचती है। यहाँ की प्रमुख नदी है वो कांतली रिवर है, कांतली नदी। इसलिए बोलते हैं इसको कांतली नदी कि अपने तट को काटती है। कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये सीकर प्लस झुंझुनू के अंदर है। सीकर में यदि आप देखोगे तो ये खंडेला की पहाड़ियों से इसका ओरिजिन होता है, और ये झुंझुनू के अंदर जाकर के फिर चूरू की बाउंड्री से पहले ये खत्म हो जाती है। झुंझुनू और सीकर इस बाउंड्री के पास ही यहाँ पर गणेश्वर की सभ्यता विकसित हुई है। गणेश्वर की सभ्यता का संबंध है, सोनारी की सभ्यता है, यही विकसित हुई है। गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप जानती होंगे कि ताम्र युगीन सभ्यताएं हैं, उनकी जननी के रूप में जानी जाती है। तो ये इस तरीके से ये प्रदेश है हमारे पास, शेखावाटी प्रदेश हो गया। यहाँ पर बहुत सारे कुएं देखने को मिलेंगे, जिन्हें कच्चे कुओं को जोहड़ बोलते हैं, पक्कों को नाडा बोलते हैं। जोहड़ और नाडा यहाँ पर कुओं के प्रकार है, यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये क्षेत्र बांगर प्रदेश के रूप में भी फेमस है। ये हो गया लूनी वाला प्रदेश हो गया, ये बांगर प्रदेश है, यानी ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से निर्माण इसका हुआ है बांगर प्रदेश का। नागौर उच्च भूमि को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारे पास में हो जाएगा जो कि मकराना वाला रीजन है, मकराना बेल्ट हो जाएगा। एक हमारे पास में हो जाएगा मांगलोद वाला रीजन है, गोट मांगलोद वाला रीजन है, वो हो जाएगा। एक हमारे पास में जायल बेल्ट हो जाएगा। जो मकराना बेल्ट है हमारे पास में, ये संगमरमर के लिए फेमस है, ये संगमरमर के लिए फेमस है। मांगलोद वाला जो रीजन है, ये रीजन हमारे पास में जिप्सम के लिए फेमस है, ये जिप्सम के लिए फेमस है। और ये जायल वाला रीजन है, ये फ्लोराइड के कारण से उबड़ पट्टी कहलाती है। फ्लोरिसिस, फ्लोराइड के कारण से फ्लोरिसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण से बांकी पट्टी के रूप में, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी जो है झुक जाती है, इसे बांकी पट्टी या कुबड़ पट्टी के रूप में भी इसे जानते हैं, बांगड़ पट्टी या कुबड़ पट्टी के रूप में भी इसे जानते हैं।
ये रीजन हो जाएगा। लूनी बेसिन जो है ये गोडवाड़ प्रदेश के रूप में फेमस है, गोडवाड़ प्रदेश है, क्योंकि यहाँ पर गोड जनजाति रहती थी, उसके कारण से गोडवाड़ प्रदेश के रूप में। ये रीजन है पाली और हमारे पास में जालोर वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर ये नदी प्रवाहित होती है। लूनी यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी है और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की भी सबसे लंबी नदी है लूनी नदी, जो कि एक तरीके से अजमेर से निकल करके 6 जिलों से होते हुए कच्छ की खाड़ी में जाकर के विलुप्त हो जाती है। तो ये हमारे पास में कह सकते हैं कि ये प्रदेश हो गया जो कि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। कुछ खास खास विशेषताएं इसकी जो कि हम लोग देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लेते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश की जो बच गई थी, देखो जैसे मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर कई इस तरीके से आपको बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। ये जो बालू का स्तूप होते हैं इनके बीच में वर्षा ऋतु के अंदर पानी जो है वो इस तरीके से संग्रहित हो जाता है और इससे अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन अस्थायी झीलों को प्लाया झील के नाम से जानते हैं। इसके आसपास जो खड़ीन झीलें भी बोलते हैं, रन या टाट भी बोलते हैं। रन या टाट इसको तब बोलते हैं जब ये सूख जाएगी और यहाँ पर लवणीय मिट्टी विकसित हो जाएगी, लवणीय झील हो जाएगी, दलदली रूप ग्रहण कर लेगी, तो इसे रन या टाट के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पालीवाल ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मण है, उन पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि के रूप में जानते हैं। कुछ प्रकार की गेहूं, चना, सरसों इस तरह की कृषि होती है। सर्वाधिक जैसलमेर के उत्तरी भाग में इस तरह की प्लाया झीलें आपको देखने को मिलती है। इसी तरीके ये दलदली भूमि के रूप में है और कई प्रकार के यहाँ पर जो है रन या टाट देखने को मिलते हैं, वो देख सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जल पट्टी, जिसे भूगर्भीय जल पट्टी के रूप में जानते हैं। ये सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। जैसलमेर के अंदर मोहनगढ़ से लेकर के पोखरण के बीच में एक भूगर्भीय जल पट्टी है जो मीठा पानी है। नॉर्मली मरुस्थल में खारा पानी मिलता है, लेकिन ये मीठा पानी है, जिसके कारण से यहाँ पर जो है एक पौष्टिक घास भी है, शेवण या लिल्लोण घास, जिसे जानवरों को खिलाया जाए तो बड़ी मात्रा में दूध होता है और काफी तंदुरुस्त होते हैं वो। तो शेवण या लिल्लोण घास भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जैसलमेर वाले रीजन के अंदर। और यहाँ पर ये गोडावण जो पक्षी है उसकी शरणस्थली भी है और इसे लाठी सीरीज के रूप में भी जानते हैं। ये चंदन नलकूप है जो कि मीठे पानी का स्रोत है, काफी मीठा पानी है यहाँ पर, देख सकते हैं चंदन नलकूप है। यहाँ पर आपको आकलवुड फॉसिल पार्क भी देखने को मिलेगा। जैसलमेर राष्ट्रीय मरुद्यान क्षेत्र है, ये मरुद्यान यानी नेशनल पार्क नहीं है, नाम है इसका। यहाँ पर आपको पुरानी लकड़ी के अवशेष मिलेंगे, विश्व में सबसे पुरानी लकड़ी के अवशेष है ये जुरैसिक काल का, जो कि डायनासोर वगैरह का काल हुआ करता था। जो आपके पास जोधपुर वाला रीजन है उसमें बाफ यानी बोल्डर क्ले, जो हिमानी ग्लेशियर्स के अवशेष देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जो ये उष्ण प्रदेश या उपोष्ण प्रदेश में आते हैं जो कि काफी गर्म है, यहाँ पर ग्लेशियर्स के अवशेष नहीं मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी मिलते हैं, जिसमें वेगनर के कारण से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर कभी विस्थापन हुआ होगा ये, और ये क्षेत्र कभी जो है ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर रहा होगा। किस काल के हैं ये? प्रमो कार्बोनिफेरस काल के अवशेष है जो देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर बहुत ऊंचे टीले बन जाते हैं, उन्हें धोरे कहते हैं, जो कि इस क्षेत्र से लेरदार बालू का स्तूप इस तरीके से बन जाते हैं, उन्हें टीले बोलते हैं। जब इनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस तरीके से स्थानांतरण आरंभ हो जाए, एक जगह से दूसरे जगह, तो इसे धरियन के रूप में जानते हैं। सर्वाधिक बालू का स्तूप वगैरह आपको जैसलमेर में दिखेंगे, लेकिन सभी प्रकार के बालू का स्तूप आपको देखने हो तो वो जोधपुर वाले रीजन में देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से मरुस्थलीय रीजन में कोई यदि जलीय स्रोत हो, जैसे ये जलीय स्रोत है, इसके चारों तरफ हरियाली हो जाए, तो ये नकलिस्तान या मरुद्यान के रूप में जानते हैं, यानी ओएसिस या नकलिस्तान। आपको रेगिस्तान जैसी फीलिंग नहीं आए। यहाँ पर एक पेवना सांप की प्रजाति भी है जैसलमेर रीजन में देखने को मिलती है। मरुस्थल का मार्च यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी है, यानी मरुस्थल का मार्च होता है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि मरुस्थल बढ़ता है। तो अरावली होने के कारण से पूर्व तो नहीं बढ़ता, लेकिन दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हरियाणा वाले रीजन है उस तरह ये बढ़ता है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में है। आप यदि 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो चार्जेस 7000 है, 2 ईयर के लिए लेना चाहते हैं तो चार्जेस 8400 है। बट यदि आप थोलिया 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप 1 ईयर के लिए 6300 में और 2 ईयर के लिए 7560 में एनरोल कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोलिया 10 कोड यूज करना है 10% डिस्काउंट के लिए। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, किसी तरह का इशू हो तो आप मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। डिटेल से पढ़ना है तो मैंने स्पेशल क्लासेस में इन 5-6 घंटों में ये सारी चीज़ें कवर करी है, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।